अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट मोमेंट रिवीजन, जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, केवल मात्र यही चैप्टर को हम लोग आपके स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में नहीं पढ़ रहे हैं, इसको भी हम लोग स्टडी मटेरियल से ही देख रहे हैं। ठीक है, मैंने जो समरी बुक आपको दी है वो केवल मुख्य रूप से क्वेश्चन को देखने के लिए दिया है और समराइज पॉइंट उसमें सारी चीजों को दिया है, लेकिन उसमें मेन क्वेश्चन बैंक जो होता है वो आपके लिए देखने की चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक को फोकस करते हुए मैंने समरी बुक निकाला है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग यहाँ पर सब कुछ स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। केवल चैप्टर नंबर 1 ऐसा है जिसमें आपको टॉपिक्स को ढूंढना पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स में हम लोग स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जहां तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने देखी। सबसे पहले गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखा, इंटरप्राइज गवर्नेंस में के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद अदर टॉपिक्स में हम लोगों ने बेनिफिट्स देखा। ठीक है, 4 चीजों का बेनिफिट्स। उसके बाद हम लोगों ने की प्रैक्टिसेस देखा, और अब हम लोग की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है उसके बारे में अपनी चर्चा करी हम लोगों ने की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। ठीक है, तो यहां पर एक और की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होता है, जैसा कि मैंने यहां पर ये 4 चीजों के बारे में बताया है। एक और की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपका होता है, वो कौन सा होता है? तो यहां पर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंटरप्राइज में इंटरनल कंट्रोल को असेसमेंट करने का और इवेलुएट करने का। इंटरनल कंट्रोल को असेसमेंट या इवेलुएट करना चाहते हो आप, ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में आपका जो है की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये स्टडी मटेरियल के लास्ट में आपको दिया है, लेकिन वो भी की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। तो देखो 5 प्रकार के की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो गए पूरे चैप्टर में। अलाइनिंग आईटी स्ट्रेटजी विद एंटरप्राइज स्ट्रेटजी, key management practices for implementing risk management to determine whether business value is derived from use of IT to ensure कंप्लाइंस विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स यानी कि कोको। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल को असेसमेंट और इवेलुएट करने का। तो हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, इंटरनल कंट्रोल को असेसमेंट और इवेलुएट करने का, यानी कि की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर असेसिंग एंड इवेलुएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पर क्या हुआ कि एक लड़की ने MBA कंप्लीट किया। ठीक है, तो वो MBA क्यों कंप्लीट कर लिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि आजकल जो बाई लोग होती है, यानी कि बाई को हम लोग यूपी बिहार साइड में दाई भी बुलाते हैं। ठीक है, तो जो दाई माँ लोग होती है, तो दाई लोग जो होती है वो क्या करती है, मतलब वो लड़की क्या करी कि MBA करके दाई बनने का स्कोप ढूंढ रही थी। ठीक है, तो उसके लिए उसने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, जैसे कि ऐप्स बनवाया था कि भाई आप जो है दाई की तरह मेरे को अपॉइंट करना चाहते हो, तो ये सारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। ठीक है, तो हमारी कहानी में ये क्या है कि उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना अच्छा था कि उसने इस काम के लिए MBA किया और उसके बाद वो दाई बनने का स्कोप ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर MBA का मतलब क्या हो गया? पहला है मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल, M का मतलब है मॉनिटर, इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करना है, ये की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। B का मतलब क्या है? बिजनेस प्रोसेस के इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को रिव्यू करना है, किस चीज के बिजनेस प्रोसेस के इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना है। और असेसमेंट करना है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करना है, परफॉर्मेंस कंट्रोल का सेल्फ असेसमेंट करना है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कंट्रोल का सेल्फ असेसमेंट करना है। उसके बाद डी का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब क्या हो गया? डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई करना और रिव्यू करना है, डिफिशियंसी को। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें देख रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है, बिजनेस प्रोसेस के तरह से इफेक्टिवनेस है आपका, मतलब इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में ये चीज बिजनेस प्रोफेशन के लिए देखना है। फिर सेल्फ असेसमेंट करना है परफॉर्मेंस का, तो इंटरनल कंट्रोल में परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई करके रिव्यू करना है। उसके बाद ए से मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एश्योरेंस प्रोवाइडर जो होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल यही होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल ये बताता है कि भाई एश्योरेंस प्रोवाइडर कैसा भी हो, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो हमेशा इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड होना चाहिए। और यहाँ पर आई का मतलब हो गया इनिशिएटिव्स। तो 3 प्रकार का इनिशिएटिव है, प्लान इनिशिएटिव, उसके बाद स्कोप इनिशिएटिव और एग्जीक्यूट इनिशिएटिव। ठीक है, तो MBA करके दाई बनने का स्कोप, यानी कि स्कोप इनिशिएटिव, प्लान इनिशिएटिव यानी कि प्लान कर रही थी, स्कोप बनाई थी और एग्जीक्यूट कर रही थी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो M का मतलब हम लोगों ने देखा क्या कि मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल, दूसरा बिजनेस प्रोसेस की इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को देखना है इंटरनल कंट्रोल के पर्सपेक्टिव में। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा कि सेल्फ असेसमेंट करना है परफॉर्मेंस का। उसके बाद डिफिशियंसी जो है उसको आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है। उसके बाद आपका क्या था? आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है कंट्रोल की डिफिशियंसी को। ठीक है, और उसके बाद इनिशिएट, 3 चीजों का, प्लान का, स्कोप का और एग्जीक्यूशन का। तो ये आपके लास्ट में दिया गया है, ध्यान रहे आपको।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं की मैट्रिक्स के बारे में। की मैट्रिक्स के बारे में पूरे स्टडी मटेरियल में 4 जगह आपके दी हुई है। यहाँ पर पहला की मैट्रिक्स होता है टू इवेल्युएट बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। की मैट्रिक्स बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। और एक चीज हम लोगों ने क्या देखा था, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम आईटी। ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमाइन करना है, वहाँ पर इवेल्युएट करना है। ठीक है, यहाँ पर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है तो वहाँ पर की मैट्रिक्सेस है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की जहाँ तक बात आती है तो मैट्रिक्स जब भी आएगा तो मैट्रिक की जब भी आपको याद आती है तो आपको परसेंटेज की याद आती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मोस्ट चीजें होगी हमारी आंसर में वो परसेंटेज में होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो हम लोग बात करते हैं टू इवेल्युएट बिजनेस वैल्यू डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। ठीक है, इवेल्युएट करना है आपको। तो ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं जो आपका जनवरी 2016 वाला एडिशन स्टडी मटेरियल है, इसमें ये 1.19 पेज नंबर है, ये 1.25 पेज नंबर है। और यहाँ पर फॉर असेसमेंट ऑफ आईटी कंप्लाइंस उसकी बात जहाँ तक करते हैं तो ये 1.37 पेज नंबर है। और एक और की मैट्रिक्स है वो आपके दिया हुआ है पेज नंबर 1.9, मतलब कौन सा पेज था, 1.34 पे। ठीक है, 1.34 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पेजेस पे आपको मिल जाएंगे की मैट्रिक्स करके एक साथ। ठीक है, स्टडी मटेरियल को अगर आप देख रहे हो जनवरी 2016 वाली एडिशन की। तो हम लोग बात करते हैं टू इवेल्युएट, या फिर उसके बाद भी एडिशन आती है और उसमें अमेंडमेंट नहीं आया तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा वही पेज नंबर, टू इवेल्युएट बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि की मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, क्या बिजनेस वैल्यू डिराइव हुआ है उस बात को इवेल्युएट करने के लिए की मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को आपको ध्यान देना है कि कुछ बातें परसेंटेज में दी गई है। ठीक है, कुछ बातें परसेंटेज में दी गई है। तो यहाँ पर 4 बार परसेंटेज की हम लोग बात करते हैं, यानी कि आपके 10th 12th बीकॉम और उसके बाद सीपीटी के परसेंटेज की बात करते हैं, या सीपीटी तो छोड़ो, सीए में तो लोग परसेंटेज देखते नहीं, एमकॉम के परसेंटेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 बार परसेंटेज है इवेल्युएट करने के लिए बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। तो पहली बार जो परसेंटेज के बारे में बताया गया है तो कितना परसेंट जो होता है वो आईटी से बेनिफिट रियलाइज हो रहा है। ठीक है, आपने जो आईटी के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उससे कितना परसेंट बेनिफिट रियलाइज हो रहा है पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में। तो परसेंटेज बेनिफिट, परसेंटेज कितना बेनिफिट आपको रियलाइज हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके कंपैरिजन में। आरओआई सीधे शब्दों में कहा जाए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आईटी में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो परसेंटेज में बताओगे। ठीक है, अब दूसरा आता है कि कितना परसेंटेज क्लेम बेनिफिट जो होता है वो पूरा हो रहा है। ठीक है, मतलब जितना आपने क्लेम किया था बेनिफिट, जो मेरे को आपसे इतना बेनिफिट चाहिए, उसका कितना परसेंट क्लेम बेनिफिट का आपको मिल रहा है। ठीक है, तीसरी बात जहां तक हम लोग करते हैं कि आपको परसेंटेज ऑफ बिजनेस केस, परसेंटेज ऑफ बिजनेस केस, यहाँ पे क्लेम में बेनिफिट हम लोगों ने देखा, परसेंटेज ऑफ क्लेम में बेनिफिट। बिजनेस केस का मतलब क्या, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि जो आपके मतलब डिफेक्ट के कितने सारे प्रॉब्लम आपके कस्टमर ने लेके आए। ठीक है, उसमें कितना रिडक्शन हुआ है। एक्चुअली जो है वारंटी गारंटी में जो आपका रिपेयर वगैरह करने के लिए आते थे उसमें कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ है आईटी की वजह से। उसके बाद चौथा परसेंटेज में, तो 4 बार मैंने जैसे कि परसेंटेज बोला, तो परसेंटेज ऑफ आईटी सर्विसेज बेनिफिट, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था आईटी सर्विस की बात हम लोग कर रहे हैं, परसेंटेज आईटी सर्विसेज के बेनिफिट के बारे में जितना परसेंट आपने एक्सपेक्ट किया था। और उसके बाद 5वां जो है वो परसेंटेज में नहीं है, मतलब कि स्टेक होल्डर लोग जो होते हैं वो आपके कितने सेटिस्फाइड है, आपके स्टेक होल्डर लोग कितने सेटिस्फाइड हैं जो आईटी के फॉर्म में जो रिपोर्ट, आईटी से जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है फाइनेंशियल रिपोर्ट, उससे कितने सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो इन सब से आप इवेल्युएट कर सकते हो बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। अब हम लोग दूसरा की मैट्रिक्स की बात करते हैं, टू मॉनिटर प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन एनी इंटरप्राइज, किसी भी इंटरप्राइज में। तो ये आपके पेज नंबर 1.25 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टू मॉनिटर, अगर मान लो प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन एनी इंटरप्राइज, किसी भी इंटरप्राइज में मॉनिटर करना है रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस और प्रैक्टिसेस को, तो किस तरह से आप जो है उसके इवेल्युएट करने का क्या क्या की मैट्रिक्स है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, मतलब उसको मॉनिटर करने का, मॉनिटर एंड इवेल्युएट करने का। ठीक है, तो पहली बात जहां तक हम लोग करते हैं तो यहाँ पर 2 बार परसेंटेज में दिया हुआ है, 2 बार परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, एक बार नंबर दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो पहला परसेंटेज क्या बताता है कि रिस्क मैनेजमेंट से कितने परसेंट बिजनेस प्रोसेस या आईटी सर्विसेज या फिर आईटी इनेबल बिजनेस प्रोसेस जो है उसको कवर करके रखा गया है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट में आपने रिस्क मैनेजमेंट जो आप कर रहे हो तो जो इसमें जो आईटी वाला है, ये आईटी वाला ही सर कितना परसेंट जो है कवर करके रखा गया आपका, ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट में ये आईटी का पोर्शन कितना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में कितने परसेंटेज जो बिजनेस प्रोसेस या आईटी सर्विसेज जो होते हैं या आईटी इनेबल प्रोसेस को रिस्क मैनेज किया गया है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, तो आईटी का कितना हिस्सा है इसमें। फिर बोलता है कि जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट है, ओवरऑल, ठीक है,
ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट का कितना परसेंटेज आईटी रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो गई, ये वाली बात हो गई हमारी। ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें कितना परसेंटेज जो होता है वो आईटी रिस्क मैनेजमेंट है। और ये पहला वाला पॉइंट आप बोल सकते हो कि एक सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कितने परसेंटेज से आपका क्या बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस को कवर कर रहा है। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस को कवर कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बताता है। मतलब ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर आईटी के परसेंटेज में रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है नंबर, कितने बार ऐसे आईटी रिलेटेड रिस्क आए हैं जो आपके अनएक्सपेक्टेड थे, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आईटी रिलेटेड रिस्क यानी कि अनएक्सपेक्टेड था, जो कि रिस्क मैनेजमेंट में ऑलरेडी आपने कवर करके नहीं रखा था। फ्रीक्वेंसी, रिस्क प्रोफाइल और रिस्क पोर्टफोलियो को कितने फ्रीक्वेंसी पर अपडेट करते हो भाई साहब, तो अपडेशन की फ्रीक्वेंसी, अपडेशन कितने फ्रीक्वेंसी पर करते हो। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं और एक की मैट्रिक्स के बारे में। की मैट्रिक्स के बारे में बताता है की मैट्रिक्स किस चीज के बारे में। की मैट्रिक्स आईटी कंप्लायंस प्रोसेस का असेसमेंट करने के लिए, आईटी कंप्लायंस प्रोसेस, फॉर असेसमेंट ऑफ आईटी कंप्लायंस प्रोसेस। तो ये आपके आईटी कंप्लायंस का जो है ये चर्चा आपके पेज नंबर 137 पे की गई है, 1.37 पे। ठीक है, तो फॉर असेसमेंट ऑफ आईटी कंप्लायंस प्रोसेस, तो 2 प्रकार से जो होते हैं आईटी कंप्लायंस होते हैं। आईटी कंप्लायंस जब आपको करना है उस चीज का असेसमेंट करने के लिए किस किस चीज को आप आधार बनाओगे, यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्ट होती है, एक एक्सटर्नल, तो आईटी कंप्लायंस में एक्सटर्नल लॉ एंड रेगुलेशन हो गया, और एक होता है आपका इंटरनल, यानी कि इंटरनल आपका पॉलिसी एंड प्रोसीजर हो गया। एक्सटर्नल लॉ एंड रेगुलेशन और इंटरनल लॉ रेगुलेशन या लीगल कॉन्ट्रैक्ट या अदरवाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में एक्सटर्नल आता है और ये इंटरनल आता है। एक्सटर्नल की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो एक्सटर्नल में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर की मैट्रिक्सेस क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, 3 कैटेगरी में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपको सबसे पहला ऑब्जर्व करना है कि कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑब्जर्व करना है। दूसरा बोलता है कि नॉन कंप्लायंस का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, क्या इंपैक्ट होगा, अगर नॉन कंप्लाई किया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज या इंपैक्ट होगा। ठीक है, उसके आधार पर आपको जो है यहाँ पर की मैट्रिक्स यानी कि उसको बेस लेकर आपको असेसमेंट करना है। फिर हम लोग कवरेज, तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कवरेज। तो ये 3 पार्ट में आप देख सकते हो। ऑब्जर्व में देखोगे कि एक्सटर्नल लॉ एंड रेगुलेशन का ऑब्जर्वेशन करोगे। ठीक है, उसमें आईटी रिलेटेड जो है एस्पेक्ट कितना है ये बात देखोगे। ठीक है, तो कॉमन आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट कितना है तो ऑब्जर्व करोगे लॉ एंड रेगुलेशन का, जो भी कानूनी आपका एक्सटर्नल लॉ एंड रेगुलेशन है उसको ऑब्जर्व करोगे, उसमें आईटी का कितना प्रोपोर्शन है वो आप देखोगे। नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसके बारे में जो है वो आपको देखना है कि कॉस्ट एंड सेटलमेंट का टाइम कितना लगेगा अगर नॉन कंप्लायंस आपने कर दिया तो। ठीक है, और दूसरी बात देखनी है नॉन कंप्लाई में कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कंप्लेन आया है मतलब बोर्ड के पास, या फिर पब्लिक का बैड कमेंट सुनने को मिला है बोर्ड का नॉन कंप्लायंस के कारण। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट से वायोलेशन से रिलेटेड, मान लो कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया था उसका वायोलेशन होता है, उसको टूट जाता है, तो उसका नॉन कंप्लायंस का क्या इफेक्ट होगा। कवरेज में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंटरप्राइज के जो कंप्लायंस असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, उसमें जो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट आपने डिसाइड किया है। ठीक है, तो कंप्लायंस प्रोसीजर के लिए जो आपने नेचर टाइमिंग एक्सटेंट डिसाइड किया है उसमें इसको कवर किया है कि नहीं किया है, मतलब कवर किया है तो किस हद तक कवर किया है, इस चीज़ को देखेंगे। तो एक्सटर्नल कंप्लायंस के रिलेटेड में दूसरा पोर्शन आता है आईटी कंप्लायंस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंप्लायंस, इंटरनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर आती है। ठीक है, इंटरनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में बात आती है। यहाँ पर इंटरनल के बारे में क्या होती है कि पहली बात आती है कि कितने नंबर ऑफ इंसिडेंट हुए हैं। ठीक है, पॉलिसी के नॉन कंप्लायंस के, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को नॉन कंप्लायंस के कितने नंबर ऑफ इंसिडेंट हुए, कितनी बार आपने नॉन कंप्लाई किया है अब तक, वो रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाएगा। कितने परसेंटेज जो स्टेक होल्डर लोग हैं आपके जो इन पॉलिसी को समझते हैं, इंटरनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर देखनी है कि वर्क स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस कितने परसेंटेज पॉलिसीज को सपोर्ट करता है, जो आपका स्टैंडर्ड है वो कितने परसेंटेज से स्टैंडर्ड जो होता है वो पॉलिसी को सपोर्ट करता है। चौथी बात देखनी है कि कितने फ्रीक्वेंसी पर पॉलिसी को रिव्यू एंड अपडेट किया जाता है, तो अपडेट करने की क्या मतलब रिव्यू और अपडेट करने की क्या फ्रीक्वेंसी है, तो इसको देखना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को स्टडी मटेरियल में ढूंढ के एक बार पढ़ोगे और आप बैक करके बार बार सुनोगे तब आपको याद होगा, क्योंकि रिवाइज बार बार करवाने के चक्कर में बहुत टाइम जा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले की मैट्रिक्स के बारे में। एक और पॉइंट हमारा आता है जो कि आपको लास्ट में मिलेगा। की मैट्रिक्स के बारे में एक और पॉइंट आता है जिसमें सिर्फ की मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ है, गोल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो गोल एंड मैट्रिक्स लिखा हुआ है।
ये आएगा आपके पेज नंबर 1.34 पे। ये किस चीज के बारे में बताता है? जीआरसी प्रोग्राम के बारे में, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। जीआरसी प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जीआरसी प्रोग्राम के सक्सेस को मेजर करने के लिए क्या क्या गोल एंड मैट्रिक्स होगा। जीआरसी प्रोग्राम के सक्सेस को मेजर करने के लिए क्या क्या गोल एंड प्रैक्टिसेस होगा, उसके बारे में यहाँ पर बताता है। तो मैं आपको एक बार ले चलता हूँ जीआरसी प्रोग्राम के बारे में, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो हमारा एक टॉपिक है आता है यूजिंग कोविड-5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर जीआरसी, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस करने के लिए कोविड-5 बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना। उसमें यहाँ पर देखो गोल एंड मैट्रिक्स टू मेजर सक्सेस ऑफ जीआरसी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को भी हम लोग साथ में देख ही लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको गोल एंड मैट्रिक्स भी है तो क्या हुआ, सब आपको मैट्रिक्स जो है वो साथ में मिल जाए, जब आपका रिवाइज करना आसान हो जाएगा। तो ये आपका पेज नंबर 1.34 पे दिया गया है, जनवरी 2016 वाली स्टडी मटेरियल जो एडिशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 पॉइंट रिलेटेड है रिड्यूस के। 4 बार रिड्यूस लिखा हुआ है, 2 बार इंप्रूव लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर बोलता है रियल टाइम डैशबोर्ड। रियल टाइम डैशबोर्ड, तो यानी कि गोल एंड मैट्रिक्स टू मेजर सक्सेस ऑफ जीआरसी। सक्सेस ऑफ जीआरसी में आप देखोगे कि 4 चीजें आपकी रिड्यूस होनी चाहिए। कौन कौन सी 4 चीजें रिड्यूस होनी चाहिए? तो आप मान लोगे कि जीआरसी प्रोग्राम का आपको सक्सेस मिल रहा है, मतलब कंट्रोल रिडंडेंसी और ऑडिट टेस्ट का जो है टाइम वगैरह सब वो रिड्यूस हो रहा है। तो कंट्रोल जो है बार बार आपको एक ही कंट्रोल लगाना पड़ रहा है एक ही टाइप का, वो कंट्रोल रिडंडेंसी या फिर ऑडिट का टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि कंट्रोल रिडंडेंसी और ऑडिट का टाइम रिड्यूस हो रहा है। दूसरा, हर की एरिया का जो कंट्रोल फेलियर है, कंट्रोल का जो फेलियर है, ठीक है, उसमें मतलब क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो रहा है, कंट्रोल फेलियर रिड्यूस हो रहा है। तीसरा क्या है, जो भी आपका लीगल या रेगुलेटरी एक्सपेंस पड़ता था उन सबको रिव्यू करने का खर्चा जो है, मतलब लीगल एक्सपेंस या लीगल एक्सपेंस को रिव्यू करने का खर्चा, लीगल वगैरह खर्चा जो होता था वो आपका रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब आपका जीआरसी प्रोग्राम का आपको सक्सेस मिल रहा है। इन सबसे मेजर करोगे आप, इन सबसे आप इवेल्युएट करोगे, मापोगे। ठीक है, तो गोल एंड मैट्रिक्स टू मेजर सक्सेस ऑफ जीआरसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथी बात बताई गई है कि की एरिया में ऑडिट करने का ओवरऑल टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो किस एरिया में? की एरिया में की ऑडिट करने का, ठीक है, ओवरऑल टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो 4 प्रकार की चीज़ें रिड्यूस हो रही है। अब हम लोग इम्प्रूव की जहाँ तक बात करते हैं तो इम्प्रूव में बोलता है कि जो करेक्ट डायरेक्शन में जो आपका प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है, और कंट्रोल एंड कंप्लायंस का ऑटोमेशन जो होता है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो ऑटोमेशन इंप्रूव हो रहा है किस चीज़ के लिए? कंट्रोल एंड कंप्लायंस के लिए, कंट्रोल एंड कंप्लायंस के लिए, और आपका बिजनेस जो है वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट से इवेल्युएट करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस जो इशू होती है उसका टाइमली रिपोर्टिंग और रिमीडियल मेजर को इंप्रूव करना। रेगुलेटरी कंप्लायंस का रिपोर्टिंग यानी कि आपका अब कानून को पालन करने का समय आ गया, उसके बाद ट्रिगर करने का रिपोर्टिंग, जो ट्रिगर करेगा आपको वो मैकेनिज्म जो होता है वो इंप्रूव हुआ है। और उसके बाद रियल टाइम डैशबोर्ड। रियल टाइम डैशबोर्ड क्या होता है? तो यहाँ पर क्या बोलता है कि मतलब अक्रेंस के साथ साथ जो होता है कंप्लायंस से डिविएशन कुछ भी हुआ, पॉलिसी प्रोसीजर मेथड या इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लायंस, ठीक है, या फिर की इशू, इन सबको जो होता है रियल टाइम बेसिस पर यानी कि अक्रेंस के साथ साथ जो है रिपोर्टिंग करने का मैकेनिज्म जो होता है वो है। तो इन सब से आप गोल एंड मैट्रिक्स टू मेजर सक्सेस ऑफ जीआरसी, ये बात हम लोगों ने देखी। अब हम लोग आते हैं वापस अपने मुद्दे में। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं की मैट्रिक्स के बारे में। इस तरह से की मैट्रिक्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आता है एक टॉपिक आता है आपका ERM एंड इंटरनल कंट्रोल, इंटरप्राइज रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल एक टॉपिक करके स्टडी मटेरियल में आपके आते हैं। तो इसकी जहाँ तक बात करते हैं, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? इंटरप्राइज लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट को लगाना, मतलब रिस्क रिडक्शन की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। यहाँ पर रिस्क रिडक्शन की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसका पालन किया जाता है। ठीक है, कोसो ने जो होता है, कोसो यानी कि कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसा कि मैंने बोला था कि यूएस में बहुत सारे फ्रॉड हुए थे। ठीक है, तो आपके इनरॉइन, टाइकॉन, वर्ल्डकॉम, ठीक है, साबेन ऑक्सिलरी एक्ट में आपने पढ़ा होगा ऑडिट में भी। तो उन सब फ्रॉड के बाद जो क्या होते हैं, सारे अकाउंटिंग फर्म जो है अलर्ट हो गए और सब कुछ मतलब सबको ने मिलकर एक कमेटी बनाई, उसका नाम था कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस पर इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट पर काफ़ी फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर बोलता है टॉप मैनेजमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ ERM का
रास्ता दिया गया, एग्जीक्यूटिव समरी बनाना है, टॉप मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया यहाँ पर कानून को। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के संदर्भ में और इंटरनल कंट्रोल के संदर्भ में। जब हम लोग इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल में यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट या इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं ईआरएम और इंटरनल कंट्रोल में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसईसी फाइनल रूल, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, यूएस का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसके फाइनल रूल की बात करते हैं, जिसका मकसद होता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल कंट्रोल देखना, इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर, आईसी ओवर एफआर। ये आपको याद रखना है, इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर इसका मेन मकसद होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर बताए गए हैं और इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, आईसी रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में और पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका इन रूल का मकसद क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल होता है वो बिगनिंग से ही आपका रिलायबल बना रहे, मतलब ट्रू एंड फेयर कंप्लीट बना रहे और जनरली और अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के हिसाब से प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, ये मकसद होता है। और इसमें बताया गया है कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर अदर ऑफिसर जो होते हैं टॉप लेवल के, वो लोग जिम्मेदार होते हैं इस फाइनल रूल का पालन करने के लिए। हमारा मुख्य मुद्दा है यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में जो एसएससी फाइनल रूल होता है उसमें क्या क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल रूल की बात करते हैं। तो जैसे कि आपके मान लो फर्म में आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, जो कि फाइनल में पढ़ते थे आपके साथ आर्टिकलशिप के दौरान। ठीक है, तो एक का नाम था रितु, उसको आपने बोला आरटीयू, वो बहुत पॉलिसी एंड प्रोसीजर झाड़ती थी। ठीक है, और एक आपका दोस्त था मुफत लाल, ठीक है, जिसको आप एमएफ करके पुकारते थे। ठीक है, मुफत लाल। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों के रिस्पेक्ट में आते हैं। पॉलिसी एंड प्रोसीजर रितु बहुत ज़्यादा झाड़ती थी, यानी कि 3 बातें होती हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर में। आर, रितु का स्पेलिंग ये होगा, आर का मतलब रिकॉर्ड्स एक्यूरेट एंड फेयर होना चाहिए। तो रिकॉर्ड्स एक्यूरेट एंड फेयर होना चाहिए, वो बहुत पॉलिसी एंड प्रोसीजर झाड़ती थी कि भैया रिकॉर्ड्स एक्यूरेट एंड फेयर होना चाहिए। दूसरा, ट्रांजेक्शन जो होता है वो परमिटेड गैप के हिसाब से प्लस ऑथोराइज पर्सन के सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट होना चाहिए, मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से प्लस ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, स्पेसिफाइड पर्सन का उस पर साइन होना चाहिए। यू का मतलब क्या हो गया, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन पर प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, उन सब पर जो होता है करेक्टिव कंट्रोल का प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब अनऑथराइज कोई ट्रांजैक्शन ना परफॉर्म कर दे। तो ये अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में तीनों बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। तो जो आपका एमएफ दूसरा फ्रेंड था आपके फर्म में, ठीक है, वो भी फाइनल में ही था, तो उसकी कहानी हम लोग देखते हैं। आप उसको एमएफ पुकारते थे और वो क्या करता था, आपके फर्म में ऑडिट रिपोर्ट बनाने में सबसे बड़ा एक्सपर्ट था, सबसे बड़ा एक्सपर्ट था। लेकिन वो ऋतु के चक्कर में उसने क्या करा, तो उसने क्या करता है कि मोस्ट वीक इस बार जो है फाइनेंस आपका ऑडिट रिपोर्ट बनाया, मोस्ट वीक ऑडिट रिपोर्ट बनाया। तो आपके फ्रेंड का नाम क्या था, एमएफ बुलाते थे मुफ्त लाल को। एम का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले एक स्टेटमेंट देगा मैनेजमेंट स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट देगा मैनेजमेंट, मतलब कि उसमें लिखा रहेगा साफ साफ कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड स्टेटमेंट में मैनेजमेंट जो होता है वो बताएगा कि कौन कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है उसने इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग को रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सा फ्रेमवर्क मैनेजमेंट वालों ने यूज किया। तो 2 स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट को देना है। पहला में बोलना है कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, दूसरा में क्या बोला गया है कि कौन कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है। ठीक है, और इस बार का उसने क्या किया था, आपके मुफ्त लाल फ्रेंड ने मोस्ट वीक, ठीक है, मोस्ट वीक जो होता है वो रिपोर्ट बनाया था। बाकी वो रिपोर्ट बनाने में एक्सपर्ट था, लेकिन इस बार ऋतु के चक्कर में मोस्ट वीक इस बार जो है रिपोर्ट बनाया। तो मोस्ट का मतलब रिपोर्ट जो होता है वो मोस्ट रिसेंट फिस्कल ईयर के हिसाब से होना चाहिए, मोस्ट रिसेंट फिस्कल ईयर के जो डाटा होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से होना चाहिए। वीक का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट की क्या क्या वीकनेस, मैनेजमेंट को क्या क्या वीकनेस मिला है, उन सब वीकनेस पर रिपोर्ट जो होता है, किसी एक वीकनेस पर आप रिपोर्ट को कंक्लूड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल वीकनेस देखना है, मैनेजमेंट को क्या क्या वीकनेस मिला है उसका रिपोर्ट, और किसी एक वीकनेस पर आपको कंक्लूड नहीं करना है। और रिपोर्ट का मतलब मैनेजमेंट के रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर पर, यानी कि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर, और उसके स्टेटमेंट पर जो भी ऑडिटर जो अपना ओपिनियन दिया है, ठीक है, उन सबको रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना है मैनेजमेंट को। मतलब ऑडिटिंग रिपोर्ट इसी रिपोर्ट में एक इंक्लूड हो जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर पर जो आपका स्टेटमेंट दिया जाता है, ये आपने स्टेटमेंट जो दिया है, ठीक है, सारी चीज़ों का वीकनेस का, उसके बाद सारी चीज़ों का स्टेटमेंट मैनेजमेंट खुद से जो है ईमानदारी से सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करेगी, उस पर ऑडिटर का रिव्यू का भी लास्ट में रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल को जो आपका इम्प्लीमेंट करने की।
तो यहाँ पर बोलता है कि सार्बन ऑक्सिलरी एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, सॉक्स के हिसाब से, तो सीईओ की या सीएफओ जो होता है वो पर्सनली और क्रिमिनली लायबल होता है, ठीक है, इस काम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल एज पर कोसो। कोसो के हिसाब से, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल, तो इसमें बाबू भाई की कहानी आती है। बाबू भाई ने क्या बोला था, एरा आईएम, चैप्टर नंबर 3 में भी ये बात आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में भी आपको देखना है। तो ई का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल इन्वायरमेंट, ई का मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट, आर का मतलब रिस्क असेसमेंट, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और जैसा कि चैप्टर नंबर 2 में आप देखोगे कि कई सारे कंपोनेंट को मिलाकर एक सिस्टम बनता है जिसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब इंटर रिलेटेड और इंटीग्रेटेड कंपोनेंट का जो सेट तैयार किया जाता है उसको सिस्टम कहा जाता है। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो सारे कंपोनेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो वैसे ये इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट है कोसो के हिसाब से, यहाँ पर कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज और उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इंटरनल कंट्रोल के। अब क्लॉज नंबर 49 ऑफ सेबी आता है। क्लॉज नंबर 49 ऑफ सेबी आपको क्या बोलता है, ये लगभग जो होता है वो कॉपी पेस्ट किया गया था सॉक्स से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर बोला गया, सेबी ने रेगुलेशन बनाकर बोला कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब के बारे में बोला कि सीनियर मैनेजमेंट जो होता है इन सब चीज़ों के लिए को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और साथ में जो होता है, जो आपने इंटरनल कंट्रोल और ईआरएम जो है वो आपका इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, इसके लिए आपको ऑडिटर को रिपोर्ट करने का भी प्रावधान डाला गया, ठीक है। तो ये इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में आता है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और चर्चा करते हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में एक बात हम लोग और पढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग कोविड 5 रेफरेंस मॉडल के बारे में देखने के लिए जाएंगे। कोविड 5 रेफरेंस मॉडल में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि जो अप्पू नाम का लड़का है वो अपनी बाई से, यानी कि अपनी बाई से डीएसएस पढ़ता है, ठीक है। तो आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, मान लो इकबाल उसका नाम है, तो उसको आप क्या बोल रहे हो कि भाई अपना जो दूसरा फ्रेंड है ना अप्पू, वो अपनी बाई से डीएसएस पढ़ता है मियाँ, ठीक है। तो MEA, ठीक है। तो यहाँ पर आपका MEA02 आता है कोविड 5 रेफरेंस मॉडल में, प्रोसेस रेफरेंस मॉडल में, जिसको कोविड 5 इनेबलर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें जो MEA02 होता है वो इंटरनल कंट्रोल पर फोकस करता है। तो क्योंकि अभी हमारी चर्चा इंटरनल कंट्रोल के संदर्भ में चल ही रही है, तो हम लोग यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ जो है वो MEA02 के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके स्टडी मटेरियल के लास्ट में जाकर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो MEA02 के बारे में हम अपनी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल में जो आप क्या बोलते हैं के रिस्पेक्ट में जो आप क्या करते हो, 2 प्रोसेस होता है यहाँ पर, एक गवर्नेंस होता है और एक मैनेजमेंट होता है। दो चीज़ों पर फोकस किया जाता है कोविड 5 इनेबलर मॉडल में, गवर्नेंस प्रोसेस पर और मैनेजमेंट प्रोसेस पर। तो यहाँ पर जो MEA02 हम लोग देखेंगे, इसका मतलब होता है मॉनिटर, इवेल्युएट और असेसमेंट। मॉनिटर, इवेल्युएट और असेसमेंट, इसका जो 02 नंबर होता है, दूसरा नंबर जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल के बारे में, उसके रिस्पेक्ट में फोकस करता है, जो कि आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो MEA02 के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो MEA02 इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करना है, इवेल्युएट करना है और असेसमेंट करना है। उसके रिस्पेक्ट में कोविड 5 का गाइडलाइंस होता है, ठीक है। तो कोविड 5 में भी बताया गया है आपका इंटरनल कंट्रोल के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि ये कोसो ने बताया, क्लॉज नंबर 45 49 ने बताया, वैसे कोविड ने भी इस पर जोर दिया है अपने मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। MEA02 उसको बोलते हैं। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव आपको बताए गए हैं। 3 ऑब्जेक्टिव है आपका CA स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो CA स्टैंडर्ड, C का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, C का मतलब हो गया कंट्रोल मेजर को कंटिन्यू आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करना है। कंट्रोल मेजर को, जितने भी कंट्रोल मेजर, इंटरनल कंट्रोल के मेजर होते हैं, उसको कंटिन्यू जो होता है वो आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करते रहना है। A का मतलब हो गया एक्शन, यानी कि बोलता है कि कंट्रोल की वीकनेस को इमीडिएट पहचान कर इंप्रूवमेंट का एक्शन को इनकरेज करना है। स्टैंडर्ड, परफेक्ट स्टैंडर्ड बनाना है इंटरनल कंट्रोल और एश्योरेंस एक्टिविटीज़ के लिए। परफेक्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके इंटरनल कंट्रोल के लिए। ये MEA02 के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा, कंट्रोल मेजर को कंटिन्यू आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और इवेल्युएट करना है। और जैसे ही वीकनेस का पता चले अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। कंट्रोल की वीकनेस को पहचान कर प्रॉपर इंप्रूवमेंट का एक्शन लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड, यानी कि परफेक्ट स्टैंडर्ड बनाना है इंटरनल कंट्रोल और एश्योरेंस एक्टिविटीज़ के लिए। इस तरह से पूरे चैप्टर की इंटरनल कंट्रोल की कहानी हम लोगों ने एक साथ समाप्त की। अब हम लोग बात करते हैं कुछ
आगे आने वाले टॉपिक के बारे में, की फंक्शन ऑफ आईटी स्टीयरिंग कमेटी। आईटी स्टीयरिंग कमेटी के की फंक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो की फंक्शन यहाँ पर क्या होते हैं, की फंक्शन इनके हैं एलपीएस, ठीक है। एलपीएस से आरपीएस तक इनके फंक्शन होते हैं, एलपीएस से लेकर आरपीएस, यानी कि लोनावला पुलिस स्टेशन से लेकर आपके जो दिल्ली का रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन है, दोनों जगह तक जितने भी आपके क्या बोलते हैं की फंक्शन इनको परफॉर्म करना है स्टीयरिंग कमेटी को, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो मुंबई के पास, मुंबई पुणे के बीच में लोनावला है, लोनावला खंडाला, ठीक है। लोनावला पुलिस स्टेशन से लेकर रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन आपकी नई दिल्ली तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तो एलपीएस और आरपीएस आपको याद रखना है इनके की फंक्शन में, चैप्टर नंबर 1 के रिस्पेक्ट में, आईटी स्टीयरिंग कमेटी के गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एलपीएस आरपीएस, तो एल की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग रेंज या फिर शॉर्ट रेंज प्लान बनाकर, ठीक है, सबका आपस में ट्यून बनाकर रखता है इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्लान बनाकर सबका ट्यून बनाकर रखो, ट्यून बनाकर रखो किस चीज़ के साथ, इंटरप्राइज के एक्चुअल बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ। पी का मतलब क्या करता है कि हर एक फंक्शन के में आईटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रायोरिटी सेट करनी है, प्रायोरिटी सेट करनी है आपको, ठीक है। आईटी की प्रायोरिटी, किस चीज़ की प्रायोरिटी, फंक्शन के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत है ज़्यादा लगाने की उसकी प्रायोरिटी ये सेट करता है, ठीक है। ट्यून बनाता है आईटी को और बिजनेस को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाकर, ठीक है। एस का मतलब क्या हो गया कि हर एक स्टेज में आईटी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट का रिव्यू एंड अप्रूवल का मैकेनिज्म ये अपनाता है। तो स्टेज, जो भी आईटी का डिप्लॉयमेंट के हर एक स्टेज में क्या होता है कि आईटी को डिप्लॉय एंड रिव्यू करने का और अप्रूवल का मैकेनिज्म ये बनाते हैं, ठीक है। तो एलपीएस इनके पास ही इनका पावर होता है। आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपके आरओआई टर्म में जो होता है आईटी के कॉस्ट बेनिफिट को जो है वो मेजर करता है ये लोग, आईटी स्टीयरिंग कमेटी लोग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म पे, मतलब आईटी में प्रोजेक्ट में कितना खर्चा किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आरओआई के टर्म में। पी का मतलब क्या हो गया, परफॉर्मेंस बजट के हिसाब से आईटी मतलब परफॉर्मेंस जैसा सोचा था बजट के हिसाब से है या फिर नहीं है, डिविएट कर रहा है, तो परफॉर्मेंस को देखता है। परफॉर्मेंस जो होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। तो इस बात को देखता है, यानी कि मतलब जितना परफॉर्मेंस आपने बजटेड था उसके हिसाब से एक्चुअल है या नहीं है, तो उसका डिविएशन को देखता है, वो क्यों अंदर आया, और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेगा। स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर को रिव्यू करता है, स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर को रिव्यू करता है आईटी के रिस्पेक्ट में सारे। तो ये तरह से हम लोगों ने आरपीआई और आरपीएस के बारे में देखा। उम्मीद है बैक करके एक बार आप सुनोगे और स्टडी मटेरियल से भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि कुछ और फंक्शंस होते हैं, मेन है एलपीएस आरपीएस आपको याद रखना है। बाकी और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि सारे की एस्पेक्ट को होता है डिसीजन मेकिंग के आईटी के रिस्पेक्ट में, वो इनको ही लेना रहता है सारा डिसीजन, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे आईटी के रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी होगी इनको ही देखना होता है, यही जिम्मेदार होते हैं। अगर मान लो कि आईटी और आईटी के यूजर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, तो इन सब का कॉन्फ्लिक्ट का जो है रिजॉल्व करने की भी जिम्मेदारी इनकी ही है। और मतलब बोर्ड को जो है ये कमेटी लगातार रिपोर्ट देते रहते हैं आईटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेमोरी टेक्निक को आगे आप बढ़ाते हो तो एलपीएस मतलब लोनावला पुलिस स्टेशन से लेके आपके रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन तक के बीच में जितने भी आपके की एस्पेक्ट होंगे ऑल, ठीक है, जितने भी की एस्पेक्ट होंगे, जितने भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट होंगे, ऑल सिक्योरिटी एस्पेक्ट और रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट को ये दूर करेगा। कॉन्फ्लिक्ट को ये क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा बोर्ड को कंटिन्यूअस बेसिस पर, रिपोर्ट करेगा बोर्ड को कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो इस तरह से ऑल का मतलब हम लोगों ने देखा कि सारे की एस्पेक्ट डिसीजन मेकिंग पर उस पर इनको रिपोर्ट करना है, सिक्योरिटी का ख्याल इनको रखना है, आईटी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को इनको दूर करना है और कंटिन्यूअस रिपोर्ट करते रहना है मैनेजमेंट को। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई आपके क्या बोलते हैं आईटी इनके बारे में, आईटी स्टीयरिंग कमेटी के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग के बारे में। तो आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग के बारे में यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजर एक्टिविटी इन आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग, तो 3 लेवल के मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती ही हैं, ठीक है, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। ये हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजिक प्लान के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजिक प्लान। तो यहाँ पर 3 लेवल में आप कैसे बांट सकते हो, तो यहाँ पर भी आपका 3 लेवल पे होता है। लेवल ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी कैसे कैसे होती है, SMO यानी कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग, उसके बाद मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल 3 तरह की होती है यहाँ पर, स्ट्रेटजिक, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल। लेवल ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी इन आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बारे में देखते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन करोगे आप तो ये जो है हमने अभी देखा क्या कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल।
तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें होंगी, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को यहाँ पर आपको क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को क्लासिफिकेशन, मैनेजरियल कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में आप क्या क्या करते हो, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल, एक्चुअली ये तीनों काम टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। इसी में क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो प्लानिंग जो होगा वो इसरा लेवल का होगा, यानी कि ESR और A, ठीक है। तो इसरा लेवल का आपको प्लान करना है। ई का मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटरप्राइज स्ट्रैटेजिक प्लान, इंटरप्राइज स्ट्रैटेजिक प्लान। एस का मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक प्लान। आर का मतलब रिक्वायरमेंट प्लान, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रैटेजिक प्लान जो होते हैं, इसमें आपको की इनेबलर पढ़ना है, की इनेबलर याद रखना है, इसमें भी की इनेबलर याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि IS एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान, तो प्लान में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये जो एप्लीकेशन फैसिलिटी प्लान होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इंटरप्राइज लेवल पर जब स्ट्रैटेजिक प्लान आप कर रहे हो तो आपके क्या क्या इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए प्लान करोगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम को के प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सिस्टम एप्लीकेशन और फैसिलिटीज़ क्या क्या लगेंगी, उन सब के रिस्पेक्ट में यहाँ पर प्लान किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसके की इनेबलर के बारे में। यहाँ पर जो होता है IS स्ट्रैटेजिक प्लान होता है उसके की इनेबलर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि इंटरप्राइज की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंगली क्या की इनेबलर है, इस प्लान को इनेबल करने के लिए क्या क्या की बातें होती हैं। तो पहली बात यहाँ पर हम लोग जहाँ तक बात करते हैं तो पहली बात होती है कि इंटरप्राइज बिजनेस स्ट्रैटेजी जो होती है वो IT के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो मतलब आपको सबसे पहले इंटरप्राइज स्ट्रैटेजी को उस तरीके से ढालो कि वो IT स्ट्रैटेजी की तरह हो। इंटरप्राइज स्ट्रैटेजी को आपको ढालना है ताकि वो IT स्ट्रैटेजी को अपना सके। डिफाइन करना है कि कैसे IT सपोर्ट करेगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव में, इस बात को डिफाइन करना है कि IT एक्चुअली में सपोर्ट कैसे करेगा, डिफाइन करना है। उसके बाद थर्ड की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंटरप्राइज स्ट्रैटेजी को आपने ढाल लिया। उसके बाद जो होता है टेक्निकल सॉल्यूशन जो होता है एग्जैक्टली क्या है और हमारा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। इसके लिए हम लोगों को करंट का भी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है नए इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने का वो भी देखना है। उसके बाद मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के हिसाब से की जाएगी। फिजिबिलिटी स्टडी और रिलायबिलिटी चेक, फिजिबिलिटी स्टडी और रिलायबिलिटी चेक भी किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बोलता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम का असेसमेंट करना है, वर्तमान में जो सिस्टम है इसके बारे में आपने जानकारी यहाँ पर कलेक्ट कर ली और क्या क्या रिक्वायरमेंट है चेंज करने का, उसी का आप असेसमेंट करना है। छठे नंबर पॉइंट में मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग और जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो फिजिबिलिटी और रिलायबिलिटी स्टडी चेक करनी है कि आपके लिए फिजिबल है कि नहीं उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना, ठीक है। तो उसके लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम का आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट का सर्वे आपने किया है, मार्केट में क्या रिस्क है, क्या क्वालिटी है, किस पोजीशन पर आपका इंटरप्राइज का क्या लेवल है, ठीक है। और सीनियर मैनेजमेंट क्या क्या सपोर्ट करेगा आपको, सीनियर मैनेजमेंट का क्या क्या सपोर्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें को, ये सब की इनेबलर होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक प्लान के, ये सारी चीज़ें की इनेबलर होते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये सब अगर पूछ देता है तो एग्जाम में लिखने में वॉट लगेगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको यहां पर ऑटोमेटेड डेटा रिपोजिटरी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटेड यहाँ पर एक्चुअली रिक्वायरमेंट प्लान होता है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोले तो डेटा और डेटा बोले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ऑटोमेटेड डेटा रिपोजिटरी एंड डिक्शनरी होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटेड डेटा रिपोजिटरी एंड डिक्शनरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर बताता है कि सिंटैक्स रूल होना चाहिए, डाटा सिंटैक्स रूल। सिंटैक्स रूल चैप्टर नंबर 5 में जब हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट देखते रहेंगे तो सिंटैक्स रूल का मतलब क्या होता है, ये ग्रामेटिकल रूल होता है, सोर्स कोड को लिखने का ये ग्रामेटिकल रूल होता है, उस रूल का पालन करते हुए आपको कोडिंग करना होता है, ठीक है। थर्ड कि डाटा ओनरशिप एंड सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन, मतलब डाटा को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन इस पर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद चौथी बात आती है कि एक इन्फॉर्मेशन का मतलब एक इन्फॉर्मेशन का मॉडल, ठीक है, बिजनेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आपका इन्फॉर्मेशन मॉडल क्या होगा, यानी कि बिजनेस मॉडल करना है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बिजनेस मॉडलिंग करना है। और लास्ट वाला इनेबलर होता है रिक्वायरमेंट प्लान का कि इंटरप्राइज का इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट प्लान, प्लीज आप स्टडी मटेरियल्स इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना क्योंकि इस एरिया से अगर आता है तो लोग फंस जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान के बारे में। इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान में क्या क्या इंक्लूड होगा।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया, उसके लिए आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लगाना है उसका भी स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया, जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में भी सब कुछ देख लिया। अब ये जो एप्लीकेशन और फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होगी इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में, उसका प्लान बनाना, ठीक है। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन कौन सा लगेगा, ठीक है, जिसको आपको डेवलप करना है और उसको डेवलप करने में कितना एसोसिएटेड टाइम लगेगा, तो कौन सा स्पेसिफिक एप्लीकेशन एग्जैक्टली आपको चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन कौन सा चाहिए, उसको डेवलप करने में कितना टाइम लगने वाला है, यानी कि टाइम फिजिबिलिटी की स्टडी करेंगे और कौन सा चाहिए उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो फैसिलिटीज़ के लिए क्या क्या जो है आपको एक्वायर करना पड़ेगा या फिर डेवलप करना पड़ेगा, ये भी आपके शेड्यूल प्लान में इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद तीसरा कि क्या क्या एक्चुअली में फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, उसका डिटेल, रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंज रिक्वायर्ड है, अगर मान लो कि फैसिलिटी को आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज क्या क्या रिक्वायर्ड है, चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में हमने देखा। ये थोड़ा सा जो है अलग टाइप का टॉपिक है, इसलिए इस पर आप ध्यान देना, कहीं कुछ छूट ना जाए इसमें आपका। हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। हम लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या बात करते हैं कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिस्क क्या होता है, कॉमन सोर्स ऑफ रिस्क के बारे में चर्चा करते हैं। तो कॉमन सोर्स ऑफ रिस्क जो होता है, मान लो कि एनटीपीसी जो कंपनी है, एनटीपीसी, ठीक है, और एचईसी के इंडिविजुअल लोग जो होते हैं वो रिस्क का सोर्स होते हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड जो आप जानते हैं एनटीपीसी, और एचईएल मतलब हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचईसी, ठीक है। तो एनटीपीसी और एचईसी, ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट की संस्था है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं कॉमन सोर्स ऑफ रिस्क माने जाते हैं। एन का मतलब नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक आपदा, टी का मतलब टेक्निकल इशू, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, कमर्शियल एंड लीगल रिलेशन, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मैनेजमेंट और इंडिविजुअल एक्टिविटीज, ये सब कुछ कॉमन सोर्स ऑफ रिस्क होते हैं। अब रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग करते हैं। देखो रिस्क का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कितने ताज्जुब की बात है, न जाने किस पल में रिस्क आ जाए, ठीक है। रिस्क का ये खासियत होता है कि उसका पल न जाने किस पल में रिस्क आ जाए। तो पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब आप बोल सकते हो पोटेंशियल लॉस, मतलब लॉस करने का पोटेंशियल उसमें होता है, मतलब चांस होता है कि लॉस हो जाएगा अगर रिस्क जो होता है वो सक्सीड कर गया तो पोटेंशियल लॉस हो। ऐसा कौन सा रिस्क हो गया जिसमें लॉस होने का संभावना ही नहीं है, तब कौन सा रिस्क, तब वो रिस्क कहलाएगा ही नहीं। तो पोटेंशियल होना चाहिए लॉस का, ठीक है। अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, सर्टेन नहीं होना चाहिए। सर्टेन हो गया तब तो ये पक्का पक्का आपको कंट्रोल में से लेना ही पड़ेगा, तो फिक्स है, उसको रिस्क थोड़ी ना बोलोगे। अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और उसकी कुछ ना कुछ लाइकलीहुड होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हो, तो लाइकलीहुड होनी चाहिए। तो पोटेंशियल लॉस, अनसर्टेनिटी, उसके बाद लाइकलीहुड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क माने जाएंगे। अब हम लोग रिलेटेड टर्म के बारे में देखते हैं, जो कि टर्मिनोलॉजी कुछ यूज़ किया गया है रिस्क के संदर्भ में। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स किसको बोलते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू होती है, ठीक है। तो एसेट्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से आप बोल सकते हो कि कोई चीज़ एसेट्स है। इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एसेट्स के। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी कीमत नहीं है तो फिर एसेट्स काहे का। मतलब अगर एसेट्स इंफॉर्मेशन हमेशा यहाँ पर एसेट्स होता है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जब एट्रीब्यूट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहेंगे, एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर आप देखोगे कि इन्फॉर्मेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर ये पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो डिसीजन मेकिंग पर इंपैक्ट क्या पड़ता, ठीक है, उसको आप फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल टर्म में मेजर करते हो, उसको वैल्यू बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। फिर बोलता है कि जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि बिना कॉस्ट के, बिना टाइम के या बिना रिसोर्सेस लगाए हुए इन उसको एसेट्स को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं हो, तो रिप्लेस, ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता हो एसेट्स, और चौथा ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का एक पार्ट होना चाहिए, मतलब। और चौथा कि जो एसेट्स जो होता है उसको क्लासिफिकेशन किया जा सके, मतलब एसेट्स जो होता है इंफॉर्मेशन एसेट्स, उसको आप कई भाग में क्लासीफाई करते हो, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, अदरवाइज किसी भी तरह से आप क्लासीफाई करते हो, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया आपका, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए बनाया है, तो उसको क्लासीफाई करने लायक होना चाहिए। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वल्नरेबिलिटी किसको बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी किसको बोलते हैं, वी का मतलब जैसा कि मैंने हमेशा बोला है आपको, वी का मतलब डब्ल्यू होता है, यानी कि वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड, UVW। देखो वी के बाद डब्ल्यू आता है तो वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड, वल्नरेबिलिटी के बाद वीकनेस, वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस, सिस्टम सेफगार्ड में वीकनेस, ठीक है।
मतलब अगर मान लो कि आपको डर है किस चीज़ का कि एक्सपोजर हो जाएगा, एक्सपोजर का मतलब एक्सटेंट ऑफ लॉस, ठीक है, थ्रेट है आपको कि एक्सपोजर हो जाएगा, ऐसा कुछ वीकनेस अगर मेटरलाइज हो गया वो वीकनेस, तो आपका एक्सपोजर हो सकता है। वीकनेस जो होता है वो कहीं भी हो सकता है, वीकनेस कहाँ पर भी हो सकता है, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो सकता है, या फिर आपके क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में हो सकता है, या फिर आपके जो होते हैं अदर किसी कंपोनेंट में हो सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट अदर होते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम देखेंगे, तो किसी भी कंपोनेंट में रिस्क हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंडीशन होने चाहिए, वल्नरेबिलिटी के क्या क्या कंडीशंस होते हैं, तो इनमें से 4 में से कोई भी एक कंडीशन होने चाहिए, तब जाके बोला जाएगा कि वो वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि अटैकर को 4 बातों के लिए अलाउ करता हो, ठीक है, अटैकर को 4 बातों के लिए अलाउ करता हो, अनदर यूजर की तरह कमांड छोड़ने के लिए अलाउ करता हो, दूसरे यूजर को मतलब अनऑथराइज यूजर को भी रिस्ट्रिक्टेड डाटा पर एक्सेस करना अलाउ करता हो, कमांड छोड़ने का अलाउ करता हो, एक्सेस करने का अलाउ करता हो, या फिर क्या हो सकता है कि आपके अनदर एंट्री पास करना, एक्सेस ही ना करके केवल एंट्री भी पास करना अलाउ करता हो, या फिर मतलब क्या बोलते हैं अनऑथराइज को, या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस करने का कारण बनता हो। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है, मतलब किसी नेटवर्क को या किसी पार्टिकुलर नेटवर्क को या किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर को आप क्या करते हो, जाम कर देते हो, बहुत सारे पैकेट्स छोड़े जाते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 में कंट्रोल में अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम जाम कर दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारे पैकेट्स छोड़कर वो जाम कर दिया जाता है। इससे सिस्टम जो है आपका या तो डिनाई कर देता है सर्विस देने से, या स्लो हो जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस को शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, टेक्निकली उसको शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, डीओएस को। डीओएस एक तरह का एक अटैक होता है, ठीक है, तो नेटवर्क के थ्रू। तो अनदर यूजर को कमांड छोड़ना अलाउ करता है, अनदर यूजर को रेस्ट्रिक्टेड डाटा पर एक्सेस करना अलाउ करता है, अनदर यूजर को एंट्री पास करना अलाउ करता है, या डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये 4 में से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस चीज़ के वल्नरेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम लोग जहाँ तक थ्रेट की बात करते हैं, थ्रेट क्या होता है, एक सर्कमस्टांसेस या इवेंट जिसका पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी सिस्टम को या उसके कंपोनेंट को हार्म कर सकता है। एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया, ई से एक्सपोज और ई से एक्सटेंट ऑफ लॉस। एक्सटेंट ऑफ लॉस अगर रिस्क मेटेरियलाइज हो जाए तो किस तरह का हार्म कर सकता है आपके सिस्टम पे, उसको हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं। लाइक्लीहुड किसको बोलते हैं, लाइक्लीहुड बोलो तो प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि थ्रेट जो होता है वो अनडिजायरेबल इवेंट करने में सक्सीड कर जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये थ्रेट जो है वो अनडिजायरेबल इवेंट करने में अकर करने में सक्सीड कर जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अटैक किसको बोलते हैं, मैलिशियस इंटेंशन या किसी भी सिस्टम के सेफगार्ड को डिफीट करने की कोशिश को अटैक बोला जाता है। मैलिशियस इंटेंशन या फिर किसी भी सिस्टम के सेफगार्ड को डिफीट करने की कोशिश अटैक बोला जाता है। रिस्क किसको बोला जाता है, रिस्क क्या होता है कि थ्रेट कितना कैपेबल है कि आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है। रिस्क एक कैपेबिलिटी होती है, एक ताकत को दर्शाता है कि थ्रेट कितना कैपेबल है, दुश्मन कितना मजबूत है जो आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है, उसको रिस्क बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं। सॉरी, रिस्क कितना कैपेबल है, मतलब थ्रेट की कैपेबिलिटी को रिस्क बोला जाता है। रिस्क असेसमेंट की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले देखो रिस्क का आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। रिस्क का आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर आपका असेसमेंट किया जाता है और अप्रोप्रिएटली कंट्रोल लगाया जाता है। ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पर रिस्क क्या है कि टीवी देखने का इम्पैक्ट एनालिसिस। टीवी देखने का इम्पैक्ट क्या होता है, ज़्यादा टीवी देखोगे तो आपका आंख खराब हो जाएगा। इम्पैक्ट एनालिसिस, तो टी का मतलब क्या हो गया, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में पहले थ्रेट और वल्नरेबिलिटी का, यानी कि ये वाले थ्रेट का और वल्नरेबिलिटी का, वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड का असेसमेंट किया जाता है। इम्पैक्ट का असेसमेंट किया जाता है कि इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको, अगर थ्रेट सक्सीड कर जाएगा तो क्या होगा, और एनालिसिस करना है सिक्योरिटी कंट्रोल, जैसा आपने कंट्रोल लगाया है उसको एनालिसिस करना है, तो ये रिस्क असेसमेंट होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिस्क क्यों आ जाता है, मतलब जितना आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जितना डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए और जितना डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड है, उन दोनों में गैप हो जाता है तो रिस्क आ जाता है। जैसा कि मैंने कहानी बताया था कि हीरोइन को राक्षस उड़ा के ले जाना चाहता है, उसकी रक्षा हीरो कर सकता है, लेकिन हीरो रक्षा ना करके हीरोइन के फादर जाके रक्षा करते हैं, तो जो रिस्क होता है यानी कि राक्षस उड़ा के ले जाने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड क्या होता है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड क्या होता है कि हीरो रक्षा करे, और डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड क्या हो जाता है, हीरोइन का फादर रक्षा करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों उड़ा के ले गया राक्षस हीरोइन को, खून पीने के लिए, मर्डर करने के लिए, तो वाई उड़ाई। इस पिक्चर के आगे की कहानी हमें तो नहीं पता, लेकिन हम लोग अनोखी कक्षा में जानते हैं कि इसको अजीबोगरीब तरीके से आप पूछोगे क्यों उड़ा लिया, तो वाई को आप ऐसे लिखो, उड़ाई को ऐसे लिखो। तो सबसे पहले होता है कि आप टेक्नोलॉजी का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करने लगते हो, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, जैसे कि दिल्ली की एक छत पे कोई चोर चला गया तो जंप करके दूसरी छत पे भी चला जा सकता है। इसी तरह एक सिस्टम पर एक्सेस कर दिया तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम पर भी जा सकता है, तो रिस्क इसीलिए आ जाता है। ई का मतलब एलिमिनेशन ऑफ
डिस्टेंस टाइम एंड स्पेस एज कंस्ट्रेंट। आपका जो होता है डिस्टेंस टाइम और स्पेस को जो होता है एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। ऑनलाइन मीटिंग वगैरह करना चाहते हो, सब कुछ चाहते हो आपके बने बनाए आपके स्पॉट पे ही हाजिर हो जाए, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही मिल जाए आपको। उसके बाद अनइवेननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ना जाने कब टेक्नोलॉजी बदल जाए। मैनेजमेंट और कंट्रोल के जो मैनेजमेंट का जो होता है कंट्रोल वो डिवोल्यूट करता है, डिवोल्यूशन इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अट्रैक्टिवनेस ऑफ अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक, इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने के लिए दिमाग चाहिए, फिजिकल अटैक करने के लिए दम चाहिए। तो यहाँ पर इंटरनेट से कोई भी अट्रैक्ट करते रहता है, लोग बहुत अटैक करते रहते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं इंटरनेट से अटैक करने के चक्कर में, दिन रात लगे रहते हैं। तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट या फिर लीगल चेंजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। वाई उड़ाई, ये चैप्टर नंबर 3 में भी आपको पढ़ना है और वहाँ पर भी मैं आपको याद दिलाऊंगा चैप्टर नंबर 3 में कि आपने चैप्टर नंबर 1 में रिस्क असेसमेंट के पढ़ते वक्त में यहाँ पर ये वाई उड़ाई देखा था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ न्यू रिस्क एरिया के बारे में। न्यू रिस्क एरिया आपका होता है EMI। ई का मतलब होता है एक्सटर्नल डेंजर। एक्सटर्नल डेंजर यानी कि हैकर का डर, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का डर, वायरस का डर। ये फिर इंटरनल लोगों का डर यानी कि मिसयूज एंड अब्यूज कर देंगे आपके इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज का इंटरनल एम्प्लॉई लोग, मिसयूज एंड अब्यूज, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट यानी कि अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ते जा रही है और रूबस्टनेस मतलब इमीडिएट हासिल हो जाए, रूबस्ट मतलब एकदम रिस्पॉन्स हो जाए, तुरंत मांगते के साथ मिल जाए। तो यानी कि इन सब का जो बढ़ना वो भी न्यू रिस्क एरिया का कारण बनता है। मतलब इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट मतलब अवेलेबिलिटी का रिक्वायरमेंट इंक्रीजिंग करते रहता है और रोबस्टनेस बढ़ते रहता है। उसके बाद हम लोग काउंटर मेजर के बारे में बात करते हैं। अब जो काउंटर मेजर का मतलब क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए आप कोई भी एक्शन प्रोसीजर या टेक्निक अपनाते हो, तो एक्शन प्रोसीजर या टेक्निक अपनाते हो तो वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, वीकनेस को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम सेफगार्ड के। रेसिडुअल रिस्क किसको बोलते हैं? आप रेसिडुअल रिस्क मतलब क्या, कितना भी ज़्यादा काउंटर मेजर आप लगा लो कुछ ना कुछ आपका रिस्क रह जाता है, उसको रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं। कितना भी काउंटर मेजर लगा लो कुछ ना कुछ रिस्क बचा रह जाता है सिस्टम सेफगार्ड में, उसको रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट करने की स्ट्रैटेजी, ये शायद आपका May 16 में पूछा भी गया था। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या क्या होती है उसके बारे में। तो ये 5 बार टी, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी करने के लिए 5 बार आपको तलवार चलाना है, बस रिस्क मैनेज हो जाएगा अपने आप। तो 5 बार टी। सबसे पहला होता है टॉलरेट रिस्क, टॉलरेट या एक्सेप्ट द रिस्क, यानी कि इम्पैक्ट अगर माइनर हो, ठीक है, तो उसको आप जो होते हैं नॉर्मल कॉस्ट कंसिडर करके अपने नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हो। टॉलरेट यानी कि एक्सेप्ट करते हो, स्वागत करते हो रिस्क का, ठीक है। टर्न बैक का मतलब क्या हो गया कि जब इम्पैक्ट बहुत लो होता है तो टर्न बैक करते हो, या देखो इतना अंतर है, ये इसमें माइनर होता है और इसमें बहुत लो होता है तो आप इग्नोर कर देते हो, मतलब ट्रिवियल इम्पैक्ट होता है, कोई मतलब गरज ही नहीं है, आपको छोड़ देते हो, भूल जाते हो, कोई एक्शन मत लो। टर्मिनेट या एलिमिनेट द रिस्क, जब किसी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी या पार्टिकुलर सप्लायर के साथ आपको रिस्क लग रहा है तो उसको निकाल दो, टर्मिनेट कर दो या एलिमिनेट कर दो। उसके बाद ट्रांसफर या शेयर द रिस्क, ठीक है, मतलब दूसरों के साथ रिस्क शेयर करने की पॉलिसी, मतलब जब रिस्क है तो आप एक कोलैबोरेशन करो और रिस्क शेयर करो। उसके बाद ट्रीट या मिटिगेट द रिस्क, यानी कि सूटेबल कंट्रोल या अप्रोप्रिएट कंट्रोल लगाओ, तो ये ट्रीट करना यानी कि प्रॉपर कंट्रोल लगाना, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की इतनी सारी स्ट्रैटेजीज होती है, आगे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।